हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा अकेडमी दरभंगा पर। दोस्तों, मैं इंजीनियर मुकेश कुशवाहा एक बार फिर से आप सभी के बीच उपस्थित हो गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज हम लोग एक बार फिर से कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि 12वीं क्लास के लिए आने वाले बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर से एक बार कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। हम लोग 15 तक कर चुके थे, आज हम लोग 16 नंबर से करेंगे। तो देखिए हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि मनोज सेड टू मुकेश, मे आई बोरो योर बुक। अर्थात मनोज ने कहा मुकेश से क्या कहा भाई, तो मे आई बोरो, क्या मैं उधार ले सकता हूँ, योर बुक, तुम्हारी किताब। तो मनोज ने मुकेश से कहा क्या मैं तुम्हारी किताब उधार ले सकता हूँ। एक सेंटेंस अपना ये हुआ मनोज सेड टू मुकेश, और एक सेंटेंस मे आई बोरो योर बुक हुआ। दो सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ के हम लोगों को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देना है। यानी कि ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्पीच को ही नरेशन कहते हैं, तो चाहे आप इनडायरेक्ट नरेशन बोलो चाहे इनडायरेक्ट स्पीच बोलो, दोनों सेम है। देखिए, हम लोगों को कुछ बातें पता होनी चाहिए। जब भी हम लोग डायरेक्ट नरेशन की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे पहले लिखा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पीकर। क्या कहते हैं? स्पीकर। क्या कहते हैं? स्पीकर। तो मनोज ने कहा मुकेश से, तो मुकेश ने से कहा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मुकेश सुनने वाला होगा। तो इसका मतलब जो वर्ब के बाद रहता है लिखा हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिसनर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिसनर। तो मनोज हो गया यहाँ पे स्पीकर जो कह रहा है, और मुकेश है सुनने वाला, तो मुकेश हो गया लिसनर। अब इधर देखिए, मे आई बोरो योर बुक। इसमें एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। जब और इसको जो है ना, पहला सेंटेंस जो होता है उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो है किसी भी टाइप का सेंटेंस हो सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्पेरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव एंड पांचवा एक्सक्लामेटरी। तो यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछने वाले को क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन वाला और एक होता है WH क्वेश्चन वाला। यस नो क्वेश्चन क्या होते हैं? जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। और WH क्वेश्चन क्या होते हैं? जिसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ बोलना पड़ता है। तो मे आई बोरो योर बुक, क्या मैं आपकी किताब उधार ले सकता हूँ, तो आपका आंसर यस या नो हो सकता है। आप कह सकते हैं हाँ या फिर नो। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, कौन सा क्वेश्चन है? यस नो क्वेश्चन है। तो जब यस नो क्वेश्चन की बात आती है तो उस समय जो है हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो हम लोगों को कंजंक्शन की ज़रूरत होती है, वो कंजंक्शन के रूप में हम लोग जो है इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? इफ़ या वेदर का। तो देखिए, इसमें पहले नंबर में इफ़ है, दूसरे नंबर में इफ़ है, तीसरे नंबर में इफ़ नहीं है। इसका मतलब तीसरा नंबर तो ऐसे ही कट गया, 4 नंबर भी वैसे ही कट गया। अब हम लोग देखेंगे 1 और 2 में, यानी कि A और B में। देखिए, जब भी हम लोगों को इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिखे तो सेड टू को हम लोग किस में बदलेंगे? आस्क्ड में। यानी कि से जो है ना आस्क में बदलता है, सेड टू आस्क में बदल जाएगा। तो मनोज आस्क्ड मुकेश, चलो इतना तो सही है, इन दोनों में है। उसके बाद इफ आना है तो इन दोनों में है। अब देखो, ये आई जो है ना पर्सन है। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम लोग कंजंक्शन लगाते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, तो कंजंक्शन के बाद हम लोगों को क्या करना होता है, तो हमेशा ही असर्टिव सेंटेंस लिखना होता है। हमेशा ही, चाहे किसी भी प्रकार का इसमें सेंटेंस रहे, यहाँ पे किसी भी प्रकार का सेंटेंस रहे, हम लोगों को कंजंक्शन के बाद हमेशा ही असर्टिव सेंटेंस ही लिखना होता है। तो चलिए, अच्छी बात है कि दोनों में लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस। अभी भी काम नहीं हुआ है, अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये यहाँ पे जो होता है ना पर्सन, इस पर्सन का बदलाव होता है। पर्सन का बदलाव हो जाता है। कैसे होता है? तो अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? स्पीकर। तो फर्स्ट पर्सन का जो है बदलाव इस स्पीकर के अकॉर्डिंग होता है। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन रहता तो सेकंड पर्सन मतलब क्या होता है? लिसनर। तो उसका बदलाव जो है इसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है अभी
फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन का बदलाव किसके अकॉर्डिंग होगा, स्पीकर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आ जाएगा मनोज। तो मनोज तो फिर से लिखाएगा नहीं एक ही सेंटेंस के अंदर, क्योंकि नाउन का रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। तो मनोज के लिए आप कौन सा प्रोनाउन लाओगे, तो ही। क्या लाओगे, ही। चलो दोनों में ही है। अब देखो अगर इधर पास्ट टेंस रहेगा ना, तो इधर भी प्रेजेंट का जो है अपने कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में वर्ब बदल जाता है। तो मे जो है, मे का कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट क्या होता है, माइट होता है। क्या होता है, माइट। या विल तो फ्यूचर में जा रहा है, तो मे का क्या हो जाएगा, माइट। तो इफ़ ही माइट बोरो, बोरो। योर, तो योर देखिए कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन ना, तो सेकंड पर्सन जो है लिसनर के अकॉर्डिंग बदलेगा। चलो जी, मुकेश के अकॉर्डिंग बदलेगा। इसका मतलब योर जो है क्या हो जाएगा, हिज में बदल जाएगा। तो हिज और बुक, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, बी। तो मनोज आस्क्ड मुकेश इफ ही माइट बोरो हिज बुक। तो इसका मतलब चलिए हम लोगों को 16 नंबर का क्वेश्चन करते आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि चूज करिए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो शब्द इसमें सही सही लिखा गया है उसको चूज करना है। बताओ, ये तो बिल्कुल आसान है, ये तो आप ऐसे ही देख लोगे। देखो ये होता है क्या, ये कोई शब्द है, नहीं है। ये कोई शब्द है, नहीं है। ये कोई शब्द है, नहीं है। सब तो एकदम बिल्कुल ही, बचपन से आप रट्टा मारे होंगे। ये क्या लिखा हुआ है, वेंसडे। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये वेडनेसडे नहीं कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेंसडे। वेंसडे, डी रहता है साइलेंट, और बोलते हैं हम लोग क्या इसको, वेंसडे, WEDNESDAY, वेंसडे। तो ये 17 नंबर का क्वेश्चन जो है बिल्कुल हो गया, आसान था। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इसमें लिखा हुआ है माई डॉटर इज लर्निंग टू प्ले। मेरी बेटी है सीखती हुई, मेरी बेटी है सीखती हुई टू प्ले, बजाना। तो व्हाट है ना, तो व्हाट का आंसर दे रहा है इधर, वायलिन। मेरी बेटी है सीखती हुई बजाना वायलिन। वायलिन जो है ना एक इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो वाद्य यंत्र होते हैं उसको हम लोग स्पेसिफिक दिखाने की कोशिश करते हैं, पार्टिकुलर दिखाने की कोशिश करते हैं। और जब भी हम किसी चीज़ को स्पेसिफिक दिखाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हम लोग जो है आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, द का। तो वायलिन को हम लोगों को स्पेसिफिक रखना है, तो इसलिए यहाँ पे ए का नहीं, एन तो आएगा नहीं, क्या आएगा, द आएगा। चलिए हो गया क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है लेट मी डैश द क्लासरूम प्लीज। लेट मी डैश द क्लासरूम प्लीज। देखो जी, यहाँ पे हम लोगों को कौन सा वर्ब दे रखा है, लेट ना। तो याद रखिए कि लेट एक ऐसा वर्ब है, हालांकि ऐसे 8 वर्ब्स होते हैं, लेकिन इसमें से अभी लेट लिखा हुआ है। तो लेट एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हम लोग हमेशा ही इधर जो है बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन तो अभी पता नहीं है, ऑप्शन जो भी हो, लेकिन यहाँ पे इतना आप तय समझिए कि लेट के बाद कभी भी जब आप इस्तेमाल करोगे वर्ब का तो वो बेयर इन्फिनेटिव ही होगा। क्या होगा, बेयर इन्फिनेटिव। और बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके साथ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है, बेयर इन्फिनेटिव आता है, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका ऑप्शन क्या सब दे रखा है। और इधर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है लिव। तो लिव ही जो है क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आना है, और इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, लिव होगा, यानी कि ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसमें लिखा हुआ है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस को चूज करना है, उसकी पहचान करनी है। देखिए ए को अभी रहने दीजिए और बी नंबर को पढ़िए। डियर डॉग, यानी कि उनका कुत्ता, रैन अवे, भाग गया, उनका कुत्ता भाग गया। ऐसे ही देखिए हम आपको एक बात बता रखे हैं कि इंग्लिश में जब भी आप किसी सेंटेंस को पढ़िए तो हमेशा ही लेफ़्ट से राइट चलते चलिए और उसका मीनिंग जो है निकालते चलिए। कभी भी इधर से उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश केवल उर्दू को छोड़ के बाकी जितनी भी भाषाएं होती है ना, उसको आप लोग लेफ़्ट से राइट पढ़ो और बस लेफ़्ट से राइट ही उसका आंसर, उसका जो है अर्थ निकालते जाओ, और कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए डियर डॉग, उनका कुत्ता, रैन अवे, भाग गया, व्हाइल मतलब होता है जब, उनका कुत्ता भाग गया जब, दे आर वे हैं इन द पार्क, मैदान में, पार्क में, उनका कुत्ता भाग गया जब वे हैं मैदान में। मतलब कुछ बन रहा है क्या सेंस, कुत्ता भाग गया मैदान में है वो, यानी कि इधर पास्ट की बात कर रहा है और इधर बात कर रहा है प्रेजेंट की। बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है।
कुत्ता भाग गया, हुए हैं मैदान में जब, ऐसा थोड़ी ना होगा कुछ। सी में देखिए लिखा हुआ है देयर डॉग। देखो जी, देयर आप लोग जानते होंगे, ये दियर नहीं है, ये देयर है। देयर तो एक जो है डमी सब्जेक्ट होता है। देयर क्या होता है? डमी सब्जेक्ट, यानी कि नकली सब्जेक्ट। आप लोगों को पता होगा कि इंग्लिश में दो इट एंड देयर, ये दोनों जो है नकली सब्जेक्ट का काम करते हैं, यानी कि डमी सब्जेक्ट का काम करते हैं। बताओ, जब यहाँ पे डॉग लिख ही रखा है पहले से, तो डॉग तो सब्जेक्ट का काम कर ही सकता था, तो इससे पहले ये देयर लिखने की कोई क्या ज़रूरत थी? कोई ज़रूरत नहीं थी। ये तो तब आता जब इधर कोई सब्जेक्ट बनने के लिए तैयार नहीं रहता तब। या तो डॉग है ही पहले से, तो आप देयर नहीं लिख सकते हो, इसलिए जो है इसको काट दो। ठीक है, अब चलिए डी को पढ़िए। द डॉग रन अवे, द डॉग रन अवे। देखो जी, रन, रैन, रन, रन, रैन, रन। यहाँ पे अगर हम रन को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म समझें, तो डॉग चूँकि ये सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का तो बेसिक फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, वो हमेशा होता है प्लूरल। और हम लोगों को पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब चाहिए होता है, और वर्ब पहले से हमेशा रहता है प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट को यहाँ पे प्लूरल दे रहा है, इसलिए भी ये गलत हो गया। यहाँ पे रन्स होता, लेकिन अगर हम इसको मान लें कि रन, रैन, रन थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म अगर मानेंगे तो थर्ड फॉर्म तो ये तब होता जब इससे पहले कोई हैव या हैज या हैड रहता, तो वो भी नहीं है, इसलिए ये गलत ही है। अब जो है हम लोग ए को पढ़ते हैं। ए को पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है? देयर डॉग, उनका कुत्ता, रैन अवे, भाग गया, व्हाइल, जब, दे वर, वे थे, इन द पार्क। हाँ सही बात है, जब वे मैदान में थे तब उनका कुत्ता क्या हुआ? भाग गया। तो ये बिल्कुल सेंस दे रहा है और बिल्कुल ही सही निकल रहा है, इसलिए हम लोगों का आंसर क्या होगा? ए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। माई था, मैं था, डैश, टू गो बैक होम, घर जाने के लिए। मैं घर जाने के लिए क्या था? जल्दी में था। भाई घर जाने के लिए जल्दी में हो गए। इनफैक्ट होगा क्या? इनफैक्ट का मतलब क्या होता है? इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में। क्या होता है? वास्तव में। तो ये तो कुछ होगा नहीं। आगे लिखा हुआ इन फोर्स, दबाव में, ये भी कुछ सेंस नहीं बन रहा है। इन एन इंस्टेंट, यानी कि उसी क्षण में, तो ये भी कुछ नहीं बन रहा है। इन अ हरी, जल्दी में, जल्दबाजी में, तो मैं जल्दबाजी में था घर जाने के लिए, और इसलिए आपका आंसर क्या होगा जी? तो इन अ हरी, इन अ हरी, और इसी को आपको जो है चूज करना है। ठीक है, चलिए, तो आपका आंसर क्या होगा? इन अ हरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। आई डिड नॉट कम, आई डिड नॉट कम, मैं नहीं आया, मैं नहीं आया। यू डिड नॉट कॉल मी, तुमने मुझे पुकारा नहीं, तुमने मुझे बुलाया नहीं। मैं नहीं आया, तुमने मुझे बुलाया नहीं। भाई देखो, आप नहीं आए तो इसका मतलब कोई ना कोई कारण रहा होगा ना। आप नहीं आए, इसके पीछे कोई कारण रहा होगा। यहाँ पे क्या बोलोगे? मैं नहीं आया क्योंकि तुमने मुझे बुलाया नहीं। मैं नहीं आया क्योंकि तुमने मुझे बुलाया नहीं। तो मैं नहीं आया क्योंकि, तो एंड से तो क्योंकि नहीं होता है, बिफोर से तो नहीं होता है, इफ से तो नहीं होता है। इफ तो ये कंडीशन बताता है, बिफोर तो पहले के लिए आता है, एंड तो और काम करता है। तो कारण के लिए क्या होगा? कह रहा है राम डैश कॉल्ड मी ट्वाइस दिस मॉर्निंग, राम डैश कॉल्ड मी ट्वाइस दिस मॉर्निंग। देखो जी, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉल्ड। क्या लिखा हुआ है? कॉल्ड, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म जब रहता है तो उससे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में चाहे तो हैज, चाहे हैव, चाहे हैड आना ही होता है। हैविंग तो नहीं होगा, चलो हैविंग को काट लो और देखो हैज, हैव, हैड में से। चलिए जी, राम है सिंगुलर, राम है सिंगुलर, तो सिंगुलर को चाहिए सिंगुलर, और हैव होता है प्लूरल, तो हैव को भी अब काट लो, बचा हैज और हैड। अब इन दोनों में देखते हैं कि कौन सा होना चाहिए। राम के अकॉर्डिंग जो है हैड भी सही है, राम के अकॉर्डिंग हैज भी सही है, क्योंकि हैड के बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, हैज के बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। इन दोनों में तो कोई गलती नहीं लग रही यहाँ पे। लेकिन अब सेंटेंस को आगे देखो, ट्वाइस, यानी कि राम ने मुझे बुलाया, यहाँ पे कुछ हैज या हैव लगाओगे। 2 बार इस सुबह, यानी कि आज की सुबह की बात कर रहा है, दिस मॉर्निंग, यानी कि आज की सुबह। तो ये दिस मॉर्निंग जो है ना, क्या है? टाइम है। दिस मॉर्निंग क्या है अपने आप में? यहाँ पे टाइम है।
हम लोगों को एक बात याद रखना है कि हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग जो है ना अपना वर्ब बदल लेते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग अपना इधर हेल्पिंग वर्ब जो है उसको बदल लेते हैं, ना कि इधर देख के टाइम को बदलेंगे। टाइम तो कभी बदलेंगे नहीं, टाइम तो आज की बात कर रहा है। इसका मतलब टाइम जो है प्रेजेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट की। और जब भी हम लोग टेंस में देखते हैं ना तो टाइम जो है एक्शन पे हावी होता है। टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग एक्शन को बदलते हैं, ना कि एक्शन के अकॉर्डिंग टाइम को बदलते हैं। टाइम क्या है? प्रेजेंट का, तो एक्शन भी प्रेजेंट वाला होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हैज कॉल्ड होगा। क्या होगा? हैज कॉल्ड। और इसलिए यहाँ पे हैड कट जाएगा, क्योंकि हैड तो पास्ट होता है। तो जैसे ये हैड लिखते तो हैड कॉल्ड हो जाता है, जो कि पास्ट की बात हो जाती, और उधर है प्रेजेंट, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता। इसलिए जो है यहाँ पे हैड नहीं हैज होगा। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है इस्तेमाल सिंगल क्लॉज में हम लोग कभी करते भी नहीं हैं। तो ये भी आप लोगों को शायद पता ही होगा। गांधी जयंती इज बीइंग सेलिब्रेटेड। गांधी जयंती है मनाई जा रही। गांधी जयंती है मनाई जा रही है। तो गांधी जयंती मनाई जा रही है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है क्योंकि जो मनाई जा रही है उसी की बात कर रहे हैं। कौन मना रहा है इसको हम फोकस में नहीं रख रहे हैं। तो डूअर को यहाँ पे हम मेन नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे डन को मेन बना रहे हैं। तो जब भी हम लोग डन को मेन बनाते हैं ना, रिसीवर को, ऑब्जेक्ट को, तो वहाँ पे पैसिव वॉइस होता है। तो इस पैसिव वॉइस को बोल रहा है एक्टिव वॉइस में तब्दील कर दो। एक बात याद रखिएगा कि हम लोग जब भी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं या फिर पैसिव से एक्टिव बनाते हैं तो कभी भी टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। टेंस जो रहता है पहले वही टेंस बाद में भी होना चाहिए। तो अभी जो है अपना पैसिव वॉइस, इसका टेंस देखो जी। ये पैसिव वॉइस में एक बात आप याद रखिएगा, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है ना वो तो फिक्स ही रहता है। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म से तो आप लोगों को टेंस के बारे में कुछ यहाँ पे जानकारी नहीं मिलेगी। तो जानकारी कौन देगा? तो ये बीइंग देगा। तो बीइंग है, आईएनजी लगा हुआ है। तो जब भी किसी वर्ब में आपको आईएनजी लगा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब आपको क्या सोचना होता है कि वो होता है कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या? कॉन्टिन्यूअस। तो ये तो कॉन्टिन्यूअस बता रहा है। तो कॉन्टिन्यूअस तो कोई टेंस होता नहीं है, वो तो एक्शन होता है। एक्शन को टाइम दे दोगे तो टेंस बन जाएगा। तो चलो जी, तो टाइम दे रहा है ना ये इज। तो इज क्या हुआ? प्रेजेंट। इज कौन सा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे टेंस क्या बना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या बना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसका जब हम बनाएंगे एक्टिव वॉइस तो उसका भी टेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही होना चाहिए। और ऑप्शन जो है ए नंबर दे रखा है उसको पढ़ो। इसमें लिखा हुआ है पीपल सेलिब्रेटेड गांधी जयंती। तो ये सेलिब्रेटेड अकेले में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म का मतलब क्या? पास्ट का इंडेफिनिट। तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस तो नहीं होना चाहिए था, हमें क्या रखना है? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। तो ये गलत हो गया। तो चल, पीपल विल बी सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती। विल को देखते ही आपको पता चल गया होगा ये तो फ्यूचर में ले जा रहा है, फ्यूचर तो होगा नहीं, तो ये भी कट गया। अब देखो सी को पढ़िए। पीपल मे सेलिब्रेट गांधी जयंती। भाई यहाँ तो मे को ला रहा है, बिल्कुल ही मॉडल को ला रहा है, बिल्कुल ही गलत हो गया। वैसे भी आईएनजी दिखना चाहिए ना आपको। अब आओ डी में देखो, पीपल आर सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती। हाँ देखो जी, सेलिब्रेटिंग है, वर्ब का ये आईएनजी फॉर्म है, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस। और आर प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस बिल्कुल सही है। आर क्यों हो गया? तो पीपल के कारण, पीपल प्लूरल होता है इसलिए इज नहीं आर है, बिल्कुल ये डी आपका सही हुआ। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है सी हैड कम, वह सी हैड कम, वह थी आ चुकी, वह थी आ चुकी। भाई क्या थी आ चुकी? हेयर। वह थी आ चुकी यहाँ, वह थी आ चुकी यहाँ। डैश द फंक्शन स्टार्टेड, फंक्शन शुरू होने, फंक्शन शुरू होने। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? वह आ चुकी थी फंक्शन शुरू होने से। वैसे भी देखो जी, हैड कम लिखा हुआ है ना, तो हैड कम का मतलब क्या हुआ? पास्ट का परफेक्ट। आप लोग याद रखिएगा कि पास्ट का परफेक्ट जो है तो है वो पास्ट का भी पास्ट होता है, यानी कि पास्ट का परफेक्ट टेंस हम लोग कभी भी अकेले में नहीं लिख पाते हैं, सिंगल क्लॉज में कभी भी नहीं लिख सकते हैं। पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हम केवल तभी कर पाएंगे जब डबल क्लॉज हो। तो यहाँ पे डबल क्लॉज तो है, तो पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट का भी पास्ट। तो इसका मतलब पहले पास्ट परफेक्ट होगा, फिर उसके बाद जो है पास्ट इंडेफिनिट होगा।
यानी कि पास्ट परफेक्ट का काम जो है एक्शन जो है पहले होगा, पास्ट इंडेफिनिट का बाद में होगा। तो सी हैड कम, वह आ चुकी थी यहाँ फंक्शन शुरू होने से पहले, फंक्शन शुरू होने से पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी। अब देखिए हम लोग देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है नायनाज मदर आस्क्ड, नायनाज मदर आस्क्ड, नैना की माँ ने कहा, नैना की माँ ने कहा, क्या कहा, डैश टू क्लीन द किचन, यानी कि किचन साफ करने को, किचन साफ करने को। नैना की माँ ने कहा किचन साफ करने को। तो भाई किसको कहा, यहाँ पे आस्क के बाद जो है ये वर्ब है ना, तो वर्ब के बाद जो है हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ना, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्टिव केस। भाई देखो इंग्लिश का एक ही स्ट्रक्चर होता है एस प्लस भी प्लस ओ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस होता है, चलो जी वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस है नैनाज मदर, उसके बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो ऑब्जेक्टिव केस खोजिए। चलिए दे होता है ऑब्जेक्टिव केस क्या, बिल्कुल नहीं होता है, गलत है। सी होता है ऑब्जेक्टिव केस, बिल्कुल नहीं होता है, गलत है। ईट को देखिए, हाँ ईट होता है ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन क्या नैनाज मदर के लिए नैना की मदर जो है किसी निर्जीव चीज़ से कहेगी। ईट का इस्तेमाल तो निर्जीवों के लिए होता है ना, इसका मतलब ईट को भी काट देंगे आप। और बचा क्या, हर। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर ही होता है, और इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, हर। और 26 का आंसर हो गया आपका इस प्रकार से डी। चलिए यहाँ पर देखो कह रहा है कि मेरा कोल्ड जो है ना वास्तव में क्या है दिस मॉर्निंग। तो वर्सन, वर्स्ट, वर्सीन, वर्स। ये बैड का जो है ना सेकंड फॉर्म होता है वर्स, थर्ड फॉर्म होता है वर्स्ट। ये वर्सन तो कुछ नहीं होता है, उसको काटो। ये वर्सीन तो बिल्कुल ही गलत है। बचा क्या, ए और सी। तो यहाँ पे अगर वर्स्ट है लगा हुआ, वर्स्ट अगर लगाएंगे तो वो तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया। क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। और अगर सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे आता तो इसका मतलब उससे पहले जो एक आर्टिकल द लगा रहता, जो कि लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब इसको भी आप काट देंगे। तो बचा क्या, वर्स, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है आगे बढ़िए और देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। वो कह रहा है इट वाज टू लेट, जरूरत से अधिक लेट हो गया था, डैश आउट फॉर डिनर, यानी कि नाश्ते पे डिनर पे जाने के लिए, डिनर रात के खाना को बोलते हैं, डिनर पे जाने के लिए जो है ना ज़रूरत से अधिक लेट हो गया था। आप याद रखिए कि रिमूव टू जब हम लोग पढ़े थे, कभी पढ़ते हैं एडवर्ब में, तो वहाँ पे एक पढ़ाया जाता है कि टू प्लस नेगेटिव एडजेक्टिव, क्या, टू प्लस नेगेटिव एडजेक्टिव, और उसके बाद जो है होता है टू और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये स्ट्रक्चर होता है, टू प्लस नेगेटिव एडजेक्टिव, टू के बाद नेगेटिव एडजेक्टिव दे रखा है लेट, चलो सही है, उसके बाद टू आना चाहिए फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, गलत है। ये आईएनजी है, गलत है। ये गॉन है, थर्ड फॉर्म में, गलत है। सही क्या होगा, तो सही होगा बी। क्या होगा, बी, यानी कि टू गो। तो आपका आंसर क्या हो गया, टू गो।